ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग शुरू करते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है। अच्छा, हाइपरटेंशन जो है ना कि ऐसी बीमारी है जो तकरीबन हर डॉक्टर को आनी चाहिए। ठीक है, हमारे पेरेंट्स को, हमारे घर वालों में से किसी न किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर है। तो जब आप लोग हाउस जॉब कर रहे होते हैं ना, तो कम से कम ब्लड प्रेशर और शुगर लाजमी सीख के जाएँ। ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर जो है ना कि ऐसी मसला है जिसकी यूजली ना कोई अलामत नहीं होती, कोई सिम्टम्स नहीं होती। ठीक है, सिम्टम्स बहुत कम है इसकी। हेडेक, ब्लरी विजन, बॉडी एक्स। ठीक है, लेकिन जब आपको पता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, लिपिड प्रोफाइल डिरेंजमेंट, ये सारे क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं किस चीज़ के लिए? अथीरोस्क्लेरोसिस के लिए। ठीक है, तो बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने तो कोई अलामत ही नहीं है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो पता चलता है पेशेंट को ब्लड प्रेशर है। तो इस वजह से जब भी पेशेंट से आपका वास्ता पड़े, जब भी पेशेंट आपने देखना है, तो उसका ब्लड प्रेशर लाजमी देखना है। ठीक है, हर वो बंदा जिसकी उम्र 16-17 साल से ज़्यादा है, तो उसका ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए असूल होता है कि एवरी विज़िट जब आप डॉक्टर के पास आएँ तो आपका ब्लड प्रेशर चेक हो, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाए, पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया जाए। ठीक है। अच्छा जी, बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि पेशेंट स्ट्रोक के साथ, एमआई के साथ, रीनल फेलियर के साथ कहते मेरे पैरों तक सोच पैंती है, शाग चागों पाती है, वो पता चलता है उनके तो RFT चेंज हुए हैं, पता चला कि उनको तो ब्लड प्रेशर था। तो बड़ी दफ़ा पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के साथ आपके पास आ रहा होता है। कभी उन्होंने अगर उनको ब्लड प्रेशर जब भी चेक नहीं करवाया, या अगर चेक करवाया था तो उसको इग्नोर करते रहे। ठीक है, तो एवरी विज़िट आपके पेशेंट किसी भी मसले के साथ आए तो उसका ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। ठीक है, एक जब आप पेशेंट की, हम लोग ना एक वर्ड यूज़ करते हैं वाइटल्स। वाइटल्स का अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो इसका क्या मतलब होता है? अहम, ज़रूरी। वाइटल्स मीन्स अहम और ज़रूरी। तो वाइटल्स में पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड शुगर, ऑक्सीजन सेचुरेशन। ठीक है, हालांकि इसमें ये जो पहली 4 चीज़ें हैं, दीज आर कॉल्ड वाइटल्स। ठीक है, हम लोग जब हाउस जॉब आप लोग करते हैं, हम लोग आप लोगों से तवक्को कर रहे होते हैं कि आप इन वाइटल्स को करोगे। ठीक है, आजकल हाउस विजिट्स की आदत बनी हुई है, वो पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, उसी से पल्स देख लेते हैं। वहाँ पे एक बड़ी चीज़ एक मिस करते हैं, दैट इज़ पेशेंट टच। पेशेंट्स टच। जब आप किसी मरीज़ को सिर्फ उसकी नब्ज़ पकड़ के सिर्फ देखना शुरू करते हो ना, तो एक सेंस ऑफ कमनेस आ जाती है। मरीज़ को एक हौसला हो जाता है कि मैं ना, मुझे कोई बंदा देख रहा है, मुझे डॉक्टर देख रहा है। ठीक है, तो जब भी मरीज़ आए तो उसकी नब्ज़ पे हाथ लाजमी रखें। अच्छा, पल्स देखने से जब हर पेशेंट डिफरेंट होता है, आपको पल्स से आइडिया होना शुरू हो जाता है कि पल्स तेज़ है, कम है, हाई वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम है। ठीक है, रेगुलर है, इरेगुलर है, बीट ड्रॉप हो रही है, हार्डनड है ब्लड वेसल। तो जो पल्स के कैरेक्टर्स आप लोग पढ़ते होते हो, तो हर पेशेंट की पल्स, जब हाउस में आपने पल्स देखना सीख ली ना, तो आप लोगों को बड़ी उम्र आप लोगों का एक बड़ी अच्छी हैबिट रहेगी। और दूसरा, पेशेंट्स टच। डॉट एमरजेंसीज में, OPDs में जो लड़ाइयाँ होती हैं, किस वजह से होती हैं बड़ा? हमें देखा ही नहीं। सबसे कॉमन मसला ये होता है कि डॉक्टर साहब मरीज़ देखे ही नहीं किसी ने, मरीज़ ने हाथ ही नहीं लाया किसी ने। ठीक है, तो अगर सिर्फ आए, उसकी बात सुने और उसका अपना हाथ दिखाओ, पल्स पकड़ के देख ली। ठीक है। अच्छा, इसी की वजह से वाइटल्स हम लोग कहते हैं कि ये अहम है। ठीक है। अच्छा, किसी पेशेंट के वाइटल्स ठीक है ना, तो उसकी इमीडिएट सिक होने के चांसेस कम होते हैं। कोई भी एक वाइटल ख़राब है ना, इसका मतलब आपको मसला चल रहा है। अनएक्सप्लेन्ड टैकिकार्डिया हो सकता है, अंदर ब्लीडिंग हो रही हो। अनएक्सप्लेन्ड हाइपोटेंशन है, ब्लीडिंग का कुछ हो नहीं, इसका मतलब पेशेंट शॉक के अंदर, हालांकि सही भी लेटा हुआ है, लेकिन वो भी थोड़ी देर में सिक हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, उसको चेस्ट में कोई चीज़ चल रही है, उसको हार्ट में कोई चीज़ चल रही है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता हुआ हो। तो वाइटल्स आर वाइटल। तो एज ए डॉक्टर आप लोगों को ये फिक्रा याद रख कर लेना चाहिए, वाइटल्स आर वाइटल। ठीक है। अच्छा, इससे ब्लड प्रेशर उनके अंदर शामिल होता है। ब्लड प्रेशर चेक कब करना चाहिए? एक चीज़ होती है वाइट कोट हाइपरटेंशन। पेशेंट OPD के अंदर आता है तो स्ट्रेस की वजह से, डॉक्टर को देख के, माहौल की वजह से, रश देख के उसका ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, उसको कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। तो वह ब्लड प्रेशर
चेक करने का जो असूल होता है वो ये होता है कि मरीज़ को कहना है कि आपने 10 से 15 मिनट के लिए बैठना है, रेस्ट करना है, ठीक है। आपने कोई कॉफ़ी चाय वगैरह ना पी हुई हो, ठीक है। आपने कोई एक्सरसाइज ना की हुई हो, खाना खाए हुए 2 घंटे गुजर चुके हों, ठीक है, नॉट आफ्टर मील 2 आवर्स गुजर चुके हों, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि ब्लड प्रेशर चेक कौन से बाजू में करना चाहिए? दोनों में कर सकते हैं। दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। पहली दफ़ा अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर चेक करना है तो दोनों आर्म्स में करना है। फिर आपको पता है कि दोनों जो आर्म्स होते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आपने पेशेंट को कहना है कि जिस बाजू में ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है ना, ये वाला आर्म आपका है जिसमें आपने ब्लड प्रेशर हमेशा चेक करवाना है। तो यूजली हम लेफ्ट आर्म पे करते होते हैं कि उसके डायरेक्ट जो है वो है आर्टरी सीधी निकलती है हार्ट से, ठीक है। देखिए हम अप्रोच करते हैं पेशेंट को, अप्रोच करते हैं राइट साइड से ना, हाँ, तो राइट साइड राइट से से चेक भी कर कर रहे सकते होते हैं। हैं। मतलब यूजुअली हम देखते हैं ना कि अप्रोच फ्रॉम द राइट साइड, तो राइट साइड से अक्सर चेक कर रहे होते हैं। कर सकते हैं, या जिस बाजू पे आईवी नहीं लगी हुई हम ठीक है। वहाँ पे भी चेक करते हैं। अच्छा जी, आईवी लाइन लगी हुई हो, पेशेंट को सेल्युलाइटिस हो, पेशेंट का एवी फिस्टुला बनना हो तो सामने नहीं करना चाहिए। उसे एवी फिस्टुला बना हुआ हो या एवी फिस्टुला भी बनना हो तो ये उस वजह में नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल ठीक बंदा है, नॉर्मल है, पहली दफ़ा पता चल रहा है कोई ब्लड प्रेशर का, दोनों बाजू में चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर मार्क डिफरेंस हो तो हो सकता है कोई कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा हो, यस, ठीक है, एओर्टिक डिसेक्शन हो, तो दोनों और बाजू में डिफरेंस जो आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं जब एक दफ़ा आपने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया तो रीडिंग्स क्या हैं। नॉर्मली जो रीडिंग है दैट इज़ लेस दैन 120/80, ठीक है। 120 से लेके 139 तक रीडिंग इज़ कॉल्ड हाई नॉर्मल, हाई नॉर्मल, ठीक है। ग्रेटर देन 140 इज़ कॉल्ड ग्रेड 1 हाइपरटेंशन, ग्रेड 1 हाइपरटेंशन, ठीक है। 140 से लेके 159 तक इज़ कॉल्ड ग्रेड 1। 160 से लेके 179 तक इसका ग्रेड 2 हाइपरटेंशन, और ग्रेड 3 में 179 से 180 से लेके 180 अबव 180 इसका ग्रेड 3 हाइपरटेंशन, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये हो गया ग्रेड्स, इनको ज़्यादा रट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही एक रीडिंग याद रखनी है, दैट इज़ 140/90। इसके ऊपर ब्लड प्रेशर है तो वो हाइपरटेंशन कहलाता है। अब क्या हम लोग किसी मरीज़ को हाइपरटेंसिव लेबल कर सकते हैं क्योंकि उसकी सिर्फ एक रीडिंग ज़्यादा आए? नहीं, डिफरेंट ओकेजन्स पे days का तीन record रीडिंग्स देनी है, 3 रीडिंग्स चाहिए हमें डिफरेंट ओकेजन्स पे, ठीक है। बाज़ का ऐसा होता है कि पेशेंट ने खाना खाया होता है, एक्सरसाइज की होती है, सिगरेट स्मोकिंग की हुई होती है, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट होती है, तो उसको कहना है कि घर पे ब्लड प्रेशर चेक करें, सुकून से करें। ये वाले जो मैंने अभी हमने ऊपर असूल बताए हैं कि रेस्ट हो, कॉफ़ी ना पियो, एक्सरसाइज ना की हो, खाना ना खाया हुआ हो, सुकून से बैठा हुआ हो, इस टाइम पे ब्लड प्रेशर चेक करें। और घर की रीडिंग्स ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्बत हॉस्पिटल के, ठीक है। अच्छा जी, अगली पेशेंट की हॉस्पिटल में रीडिंग ज़्यादा आ रही है लेकिन वो घर ठीक चेक कर रहा तो ठीक होती है, तो कौन सी वाली उसकी बात मानी जाएगी? जो घर में चेक घर वाली करता है। रीडिंग ज़्यादा बेहतर है, तो उसके लिए हम लोग एक चीज़ कहते हैं, इसको एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग कहते हैं, उसको एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करवाते हैं इस पेशेंट की, ठीक है। तो 3 रीडिंग्स 140/90 से ऊपर आ गई तो बेशक हाइपरटेंसिव लेवल हो जाएगा, ठीक है। अगर उसकी एक भी रीडिंग 1 रीडिंग ग्रेटर दैन 200 है ना तो उसको डायग्नोज हो जाएगा, वो डायग्नोज केस ऑफ हाइपरटेंशन हो जाएगा वो, ये चीज़ याद कर लें, ठीक है। वो डायग्नोज केस ऑफ हाइपरटेंशन। एक भी रीडिंग 200 से ज़्यादा आ गई तो उसको कहना है कि आपको ब्लड प्रेशर हो चुका है, अब आपको दवाई खानी चाहिए। ना सिर्फ आपको ब्लड प्रेशर हो चुका हुआ है, अब ये इसको कंट्रोल करने के लिए आपको दवाई लाजमी लेनी पड़ेगी। वरना होता क्या है कि जब पेशेंट को ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है ना तो पहला जो स्टेप होता है उसकी मैनेजमेंट है वो क्या होता है, मरीज़ को कहते हैं कि लो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं? वेट लॉस करना, स्मोकिंग बंद करना, ठीक है, खाने में नमक कम करना, ठीक है, कॉफ़ी का इंटेक कम करना, फ्रूट्स और सब्जियां ज़्यादा खाना, ठीक है, एक्सरसाइज करना, वेट कम करना,
ठीक है, ये हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। कल मेरे पास प्राइवेट में बच्चा आया, बच्चा ही कहूँगा मेरे लिए तो 25 ईयर्स एज थी, दुबई में रहता है और ब्लड प्रेशर था 180/110। मैंने कहा नहीं तो यंग लोगों में हाइपरटेंशन बढ़ रही है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, कुछ शीशा पीता है, वो दुबई में रहता है, स्ट्रेस में अकेला रहता है, खाना खुद बनाना पड़ता है, खाना बाहर से खाना पड़ता है, ठीक है, जॉब की स्ट्रेस बहुत है, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। आजकल एक और बड़ा काम चला हुआ है, जो हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं, तो सारा उनका स्लीप सर्कल डिस्टर्ब होने की वजह से ब्लड प्रेशर उनका रेज रहना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम लोगों को लगता होता था कि यार जो हमारी पेरेंट्स वाली एज है इसमें जाकर ब्लड प्रेशर शुरू होगा, लेकिन अब छोटे छोटे लोगों को ब्लड प्रेशर, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अगर यंग एज में ब्लड प्रेशर हो, वेरी यंग एज में ब्लड प्रेशर हो, पेशेंट को ब्लड प्रेशर के साथ उसके RFTs डिरेंज्ड हों, पेशेंट की ब्लड प्रेशर की हम लोग 3 दवाइयाँ दे रहे हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, और उसके लिए फिर हम लोगों को सेकेंडरी काज के लिए जाना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली यूजुअली ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो इडियोपैथिक हाइपरटेंशन होती है, समझ गए नहीं। तो अगर इनमें से कोई चीज़ हो, यंग एज है, RFT रेंज है, तीन दवाइयाँ खाने, डॉक्टर साहब 3 दवाइयाँ खाने, ब्लड प्रेशर ही नहीं कंट्रोल होता, तो उसके अलावा उसको सेकेंडरी काज के लिए जाना चाहिए। सेकेंडरी काजेज क्या क्या हो सकती हैं, एक्रोमेगैली, थायराइड डिजीज़, कॉन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, क्रोनिक किडनी डिजीज़, ये काजेज हैं सेकेंडरी ब्लड प्रेशर रेज होने की, ठीक है। ये आप लोग जब इमरजेंसी में बैठे होते हैं ना, या OPD में बैठे होते हो, पेशेंट आता है ब्लड प्रेशर के साथ, तो आप लोगों ने किसी में ये चीज़ आ जाए, उसने कहा ना ब्लड प्रेशर है, तो इडियोपैथिक है या ये है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो होगी मोटा पीछे से थोड़ी सी पैथोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी और थोड़ी सी एसोसिएशन। ब्लड प्रेशर जब आपके इमरजेंसी, दो जगह पेशेंट आएगा आपके पास, पेशेंट है इमरजेंसी में या OPD में, तो आपने 2 चीज़ें देखनी है, अर्जेंसी और एमरजेंसी, ठीक है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव एमरजेंसी। अर्जेंसी क्या है, नो ऑर्गन डैमेज, नहीं, नो ऑर्गन डैमेज, इसके अंदर ऑर्गन डैमेज, ठीक है। आपको पता है ब्लड प्रेशर ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज़ को अफेक्ट करता है। ऑर्गन डैमेज से क्या मुराद है, ब्रेन में एनकेफेलोपैथी हो रही है, पेशेंट का सेंसोरियम अल्टर हो रहा है रेज ब्लड प्रेशर की वजह से, पेशेंट को आंखों में ब्लीडिंग हो गई है, हेमरेज हो गया, ब्रेन के अंदर भी हेमरेज आ गया, कोई इंटरसेल्युलर ब्लीड हो गया, स्ट्रोक हो गया, ठीक है, उसको एओर्टिक डिसेक्शन है, चेस्ट पेन है साथ, पेशेंट के साथ MI है, इसकी हार्ट चल रही है, चेस्ट पेन है, ठीक है, या उसको ना किडनीज के अंदर कुछ यूरिन आ रहा है, या उसको रीनल प्रोफाइल डिरेंज, ये जो उसकी जो प्रोफाइल है, किडनी प्रोफाइल वो डिरेंज हो रही है, पाँव पे सोजन पड़ रही हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्गन डैमेज। इस ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं हाइपरटेंसिव एमरजेंसी, ठीक है। और अभी इस ब्लड प्रेशर है 180/100, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, डॉक्टर साहब मोढे दुखते हैं, जिसमें खिंचा पैंदियां ने, सिर दुखता, इस तरह की कंप्लेंट्स हैं, तो दैट इज़ अर्जेंसी, ठीक है। एमरजेंसी और अर्जेंसी में डिफरेंस ऑर्गन डैमेज का है, इनकी मैनेजमेंट में फ़र्क क्या है, अर्जेंसी में हम दवाई देते हैं ओरल, इसमें हम दवाई देते हैं IV। इसमें ब्लड प्रेशर कम करना होता है 24 आवर्स के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता, जबकि इसके अंदर ब्लड प्रेशर कम करना होता है आप लोगों ने विदिन 3 to 4 आवर्स में अपना ब्लड प्रेशर नीचे लेके आना है। रैपिडली ब्लड प्रेशर हमेशा कम नहीं करते, बहुत ज़्यादा रैपिडली कम नहीं करते, ठीक है। उससे क्या हो सकता है, जब ब्लड प्रेशर रेज्ड होता है तो आपके जो ब्रेन है वो उसको वो कर चुका होता है, हीमोस्टेसिस बॉडी मेंटेन करती है ना,
परफिशिएंट प्रेशर एकदम डिक्रीज होने की वजह से पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। आपने बड़ी दफ़ा देखा होगा हॉस्पिटल में आए, उसको लेसिक्स लगा दिया, उसको कैपिटन दे दी, उसको एमोडिप खिला दी, ठीक है, उसको उसके अपनी ब्लड प्रेशर भी मरीज़ ने दवाई देखे ना ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ गया, उन्हें अपनी भी दवाई काट के खा ली, तो क्या होगा, एकदम ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो हमने देखा होगा डॉक्टर मरीज चक्कर आ रहे हैं हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ लग गई। तो हाइपरटेंशन को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, अर्जेंसी एंड एमरजेंसी, अर्जेंसी एमरजेंसी, ठीक है। अच्छा, अगर पेशेंट को आप लोगों ने अब आपने पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन लिख के देनी है, ब्लड प्रेशर के साथ आ गया, आपने डायग्नोस कर लिया, चेक कर लिया, हिस्ट्री ले ली, उसको रीनल फेलियर नहीं है, उसको डायबिटीज़ मेलिटस है साथ, वो उसको ऑर्गन डैमेज कोई तो नहीं हुआ, स्ट्रोक है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, ठीक है, वो फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर रेज होने की, कौन इस तरह की कोई हिस्ट्री ले ली आपने थायराइड डिजीज़ की, तो उसके बाद आपने देखना है कि इस पेशेंट को मैंने इन्वेस्टिगेशन लिख के देनी है, ठीक है। तो हर पेशेंट जिसको ब्लड प्रेशर हो उसकी आप लोग जो बेसलाइन, आप लोगों लफज बेसलाइन यूज़ करते हो, बेसलाइन के बजाय ना पूरी टेस्ट लिखा करो क्या हमने करवाने हैं। RFT ज़रूरी है, क्योंकि RFTs किडनी फेलियर की वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है और हाइपरटेंशन की वजह से रीनल फेलियर हो सकता है। ये दोनों चीज़ें वाइस वर्सा चलती हैं। ब्लड प्रेशर रेस्ट की वजह से पेशेंट के गुर्दे उड़ भी सकते हैं और गुर्दों की वजह से ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। पेशेंट की लिपिड प्रोफाइल ज़रूरी है साथ देखने के लिए, के साथ कोलेस्ट्रॉल रेस तो नहीं है, ठीक है। HbA1c ज़रूरी है, साथ शुगर तो नहीं है, ठीक है। उसका यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन ज़रूरी है देखने के लिए कि उस पेशेंट को किडनीज डैमेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। उसकी ECG ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, LVH के फीचर्स देखने के, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के फीचर्स देखने के लिए, ठीक है। चेस्ट एक्सरे ज़रूरी है, हार्ट का साइज देखने के लिए। ब्लड प्रेशर की वजह से अब डायग्नोज अब हुआ है, ब्लड प्रेशर अब डायग्नोज हुआ है, हो सकता है पता नहीं कितने अरसे से चल रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर पता नहीं कितने अरसे से चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपके स्पेसिफिक आपको लगे ना कि इस पेशेंट को ये चीज़ें हो सकती हैं, लाइक कुशिंग वाला पेशेंट आपकी उसकी लुक से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, एक्रोमेगाली वाली लुक से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। थायराइड भी पता चल, थायराइड डिजीज़ वाला हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनको भी आपकी लुक से आइडिया हो जाता है, उनमें एक्स्ट्रा आप TSH करवा सकते हैं, ठीक है। और ये हर पेशेंट्स को सीरम इलेक्ट्रोलाइट लाजमी होने चाहिए। अगर सोडियम ज़्यादा हो जाता है तो कौन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, किडनी साइज, किडनी एक किडनी छोटा है, एक किडनी बड़ा है, हो सकता है उस साइड पे फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस चल रही है उस पेशेंट को, ठीक है। फिर वो स्पेसिफिक कास्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बेस हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे इसकी आ जाती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो जिस पे हमने बात कर ली। इनमें से जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में से जो फल और सब्जियां खाना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर पोटेशियम होती है। पोटेशियम जो है ना आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में पेशेंट को लाजमी करना है, वॉक करे, वज़न कम करे, फल सब्जियाँ लाजमी खाए, क्योंकि उसके अंदर उसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये सारे मेजर्स करने के बावजूद अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, परसिस्टेंटली ग्रेटर देन 160 रह रहा है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद ब्लड प्रेशर 160 ज़्यादा रह रहा, तो फिर आप उसको फिर मेडिसिन के ऊपर आ जाएं, ठीक है। मेडिसिन को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू BP ब्लड प्रेशर पेशेंट के अकॉर्डिंग हम टू लोग, एज। हाँ शाबाश, उसके होते थे स्टेप 1 मैनेजमेंट, स्टेप 2 और स्टेप 3। लेस देन 55 और ग्रेटर देन 55। लेस देन 55 में AC इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स, और ग्रेटर देन 55 में कैल्शियम ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स, ठीक है। स्टेप 2 में दो दवाइयों को ऐड कर देंगे, A+C या A+D, और स्टेप 3 में A+C+D हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 4 भी होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डायूरेटिक्स की डोज बढ़ाते हैं या उसमें पेशेंट को अल्फा ब्लॉकर्स या इस तरह की दवाई ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ें हैं, A, B और C और D। A's AC इनहिबिटर्स, या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। AC इनहिबिटर्स के नाम के आखिर में प्रिल्स आता है, लाइसिनोप्रिल, ठीक है, इनैलाप्रिल,
ठीक है, कैप्टोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, ठीक है। लिसिनोप्रिल जो है जेस्टिल के नाम से आती है, बड़ी मशहूर दवाई है। इनालाप्रिल ट्राइटेस के नाम से आती है, ये दोनों 5-10 मिलीग्राम होती है, 5, 10 और 20 मिलीग्राम। कैप्टोप्रिल शॉर्ट एक्टिंग होती है, ये 25 मिलीग्राम की डोज में आती है। ये कैपोटिन है जो आप लोग एमरजेंसीज में यूज़ करते हो। पेरिंडोप्रिल कोवर्सर के नाम से आती है, ठीक है। एसी इनहिबिटर ना सिर्फ ब्लड प्रेशर में काम आती है बल्कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में, प्रोटीन यूरिया में, CCF में फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, और ऐसी दवाई है जो मोर्टेलिटी भी कम करती है, ठीक है। एसी इनहिबिटर्स की आप लोगों को हर चीज़ का पता होना चाहिए, एसी इनहिबिटर कैसे क्यों ज़रूरी है, ठीक है। एसी इनहिबिटर का मेन साइड इफेक्ट होता है पेशेंट को कफ हो जाती है, इसके साथ अगर उस पेशेंट को रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो तो उसके RFT डिरेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। इस वजह से जब किसी पेशेंट को आप लोगों ने एसी इनहिबिटर शुरू करवानी है तो उसको जब फॉलोअप पे बुलाना है आपने, तो उसको कहना है आपने सीरम पोटेशियम करवा के आए और RFTs करवा के आए। वाई? क्योंकि ये हाइपरकलीमिया करवा जाती है, ठीक है, और RFTs डिरेंज करवा सकती है। क्रेटिनिन अगर ग्रेटर दैन 3 हो तो आपने एसी इनहिबिटर्स नहीं देने, कंट्राइंडिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर किसी पेशेंट को फॉलोअप कितनी देर बाद? 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद ब्लड प्रेशर चेक किया, आपने दवाई शुरू करवाई, उसको कहना 2 हफ्ते बाद अपने RFTs और सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवा के वापस आए, ठीक है। अच्छा जी, अगर पेशेंट को एसी इनहिबिटर से कफ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये ब्रेडिकाइनिन की ब्रेकडाउन नहीं होती, ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज़ होता है तो कफ शुरू हो जाती है, एंजियोडीमा हो सकता है पेशेंट को, तो उन पेशेंट को हम ARBs देते हैं। ARBs जो हैं लो सार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन, कैंडीसार्टन, जो सार्टन वाली दवाइयाँ हैं। सर अगर वो कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा तो हम कितनी देर तक इसको दे सकते हैं मेडिसिन, ये एसी इनहिबिटर्स? कंटिन्यू रखें। ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट और शुगर की मैनेजमेंट में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ पेशेंट एजुकेशन। लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या होता है, डॉक्टर साहब मैंने कोई अलामत ही नहीं है, मैं दवाई क्यों खाऊँ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, लोगों का सबसे बड़ा मसला ये होता है ना कि डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर की कोई अलामत, वो आपने ये भी फिक्रा सुना होगा कि जो तो ब्लड प्रेशर होता है तो दवाई खा लेती है। जी, आपने Yes. अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को इसी चीज़ सुनी हुई होगी कि जो ब्लड प्रेशर होता है तो दवाई खा लेती है। मैंने कहा होने का कैसे पता चलता है आपको? कहते मेरे सर में सर दुखता है, मुझे पता चलता है मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है, मैंने उस वजह दवाई खा लेता हूँ। तो उनको अपनी कहना है कि ब्लड प्रेशर की ऐसा कोई अलामत नहीं होती, तो आपने दवाई कम कर लें लेकिन खाएँ ज़रूर, ठीक है। अच्छा जी, अगर किसी पेशेंट को एसी इनहिबिटर्स के साइड इफेक्ट्स आ रहे हो तो आपने ARBs देने हैं, लेकिन ARBs आप शुरू से भी दे सकते हैं। इनका मैकेनिज्म एक्शन, इनकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं, सिवाय कि इसके अंदर ब्रेडिकाइनिन को तोड़ने वाला काम नहीं होगा, ब्रेडिकाइनिन एसी एंजाइम तोड़ता रहेगा तो इसमें कफ नहीं होती। तो लोसार्टन ना इजी डे के नाम से आता है, इजी डे 25, 50, 100, ठीक है। ज़ेवोर के नाम से भी आता है, ये दो बड़ी मशहूर दवाई है। वेलसार्टन आपकी ये जो वेलम एक्सटोर वगैरह इसके अंदर होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ना वेलसार्टन 80 mg का होता है, सर ये न्योडी में देनी होती है? वंस डेली देना होता है, BD में भी जा सकते हैं। अभी आते हैं, अभी हम सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आपको एक दफ़ा थोड़ा सा बता दूँ। फिर आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स अब ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट पे ना लोअर द लाइन्स हो गए हैं, मीन्स कि अभी ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होते, ठीक है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ना, वो सबसे मशहूर है अटीनोलोल, ठीक है, अटीनोलोल, और आजकल है नेबीवोलोल, ठीक है। अटीनोलोल हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी स्पेशली टिनॉर्मिन आपने सुना होगा, बड़ी कॉमन दवाई है। टिनॉर्मिन, जेफनॉल इस नाम से आती है, 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम, ठीक है। नेबीवोलोल जो है वो 2.5 और 5 मिलीग्राम के नाम से आती है, बिस्कार्ड के नाम से, हाँ, ठीक है। अच्छा जी, बीटा ब्लॉकर्स के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? हार्ट रेट कम करती है, आपकी हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क डिक्रीज, हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स मास्क कर देगी, आपको कंट्राइंडिकेटेड है एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर, ठीक है।
हार्ट ब्लॉक का रिस्क इंक्रीज़ करवा देते हैं। मेल पेशेंट और मेल पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है बीटा ब्लॉकर्स के साथ, ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं क्या कहते हैं उसको, बीटा ब्लॉकर हो गए CCBs, कैल्शियम ब्लॉकर्स। कैल्शियम ब्लॉकर दो तरह से होते हैं, पिरिडीन्स और रेट लिमिटिंग, ठीक है। पिरिडीन्स कौन सी हैं? एमलोडिपिन, नाइकार्डिपिन, नाइफेडिपिन, ठीक है। एक याद कर लें, एमलोडिपिन। एमओडी सबसे कम, आपको कहीं समझ ना और पसी कौन सी दवाई, तो एमओडी याद रखें, हर जगह फिट हो जाती है, ठीक है। रेट लिमिटिंग के अंदर विरापामिल और डिल्टियाज़म है। डिल्टियाज़म जो है वो विरापामिल डिल्टियाज़म हम लोग देते हैं टैकिकार्डिया के साथ, ठीक है। टैकिकार्डिया हो, हार्ट पेशेंट को SVT वगैरह हो, VT हो, तो उसके अंदर हम ये यूज़ करते हैं। सर ये जो वही है ना डाइहाइड्रोपायरिन और नॉन डाइहाइड्रोपायरिन, हाँ जी, उसी का बात कर रहा हूँ ना। डाइहाइड्रोपिरिडीन वो एमलोडिपिन, नाइकार्डिपिन है। नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन को हम लोग रेट लिमिटिंग भी कहते हैं, उनको विरापामिल डिल्टियाज़म है, ठीक है। अच्छा जी, CCBs जो है ना, ये वेज़ोडाइलेटर्स हैं। तो वेज़ोडाइलेटर जितनी भी दवाइयाँ होती हैं ना, ये रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया करवाती हैं। एक इनका ये साइड इफेक्ट है रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। दूसरा एडिमा करवाती हैं। तीसरा हेडेक करवाती है। इस हेडेक की वजह से और एडिमा की वजह से लोग इसको लेना छोड़ते हैं। ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू की, से पैर सूजना शुरू हो गए हैं, ठीक है। आपको लगता है कि यार इसको ब्लड प्रेशर की वजह से कोई डैमेज तो नहीं होगा, किडनी प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, इसको हार्ट डिजीज़ तो नहीं हो गई। एडिमा होता है ना, एडिमा की वजह से बंदा शक में पड़ता है। तो ब्लड प्रेशर, जब एडिमा के क्वेश्चंस में बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन ये भी है, ब्लड प्रेशर की दवाई तो नहीं खाती, क्योंकि एमओडी बड़ा कॉमनली आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई है जो एडिमा करवाती है, ठीक है। अच्छा जी, पेशेंट को अगर वो हो हार्ट फेलियर साथ हो, डायरेटिक्स में सबसे मशहूर कौन से हैं? लूप, थायराइड और पोटेशियम स्पेरिंग, ठीक है। लूप डायरेटिक्स की सबसे मशहूर दवाई कौन सी है? फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड किस नाम से आती है? लेसिक्स के नाम से, ठीक है। गोली जो है वो इसकी 40 मिलीग्राम की गोली होती है। फिर थायराइड में हाइड्रोक्लोरोथायराइड HCT के नाम से आती है 12.5 मिलीग्राम, ठीक है। और पोटेशियम स्पेरिंग की सबसे मशहूर दवाई स्पाइनोलेक्टोन, एल्डेक्टोन के नाम से आती है, और 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम, और एल्डेक्टोन ये 25 मिलीग्राम भी आती है, ठीक है। तो डायरेटिक इतने से याद कर लें बस। लूप और थायराइड का सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इस पोटेशियम लॉस करवाती है, शुगर कंट्रोल ख़राब करवाती है। स्पाइनोलेक्टोन क्या करवाएगी? पोटेशियम को इंक्रीज करवाएगी, हाइपोकैलेमिया करवा सकती है, गायनिकोमेस्टिया करवा देती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर एप्लेरिनोन देते हैं हम, दे सकते हाँ, हैं? अगर पेशेंट को गायनिकोमेस्टिया स्टार्ट हो जाए तो एप्लेरिनोन दी जा सकती है। वो स्पाइनोलेक्टोन वो फिर एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो जाती है, यस। ठीक है। अच्छा जी, ये वाली जो चीज़ें थी ना सारी, इनको हम लोग करेंगे, ये आप लोगों को काम आएंगी। ये काम सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? अगर पेशेंट, अब मैं आपको कहता हूँ, सिनेरियो देता हूँ कि पेशेंट की उम्र है 62 ईयर्स, पहली दफ़ा ब्लड प्रेशर हुआ है और उसको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो कौन सी दवाई शुरू करवाएंगे? कैप्टोप्रिल। इससे बीपी है कितना? ब्लड प्रेशर उसका है 170/110 है। तो ये वाला चार्ट याद रखना ना, लेस दैन 55 ग्रेटर दैन 55, यस सर, तो C और D देंगे। यस सर। कैल्शियम कैल्शियम लोकल ब्लॉकर्स देंगे। और डाययूरेटिक्स, याद आ गया? यस। अगर बंदा है 27 ईयर्स का, आपके पास रेज ब्लड प्रेशर के साथ आ गया, अपने फैसला कर लिया इसको ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करवाएंगे, AC इनहिबिटर शुरू करवाएंगे, पता लग गया? ठीक है। अच्छा जी, जब किसी पेशेंट को पहले स्टेप से आराम ना आए, आपने AC इनहिबिटर शुरू करवाई, आराम नहीं आया, हमने उसके साथ फिर एक और हमने drug add कर स्टेप दी। 2 के अंदर दवाई ऐड कर देनी, A+C कर देना है Yes. या A+D कर देना है, ठीक है। A+C या A+D किस नाम से आता है? AC inhibitors प्लस A+C किस नाम से आएगा? एक्सटोर, 5/80 जो इस तरह का हाँ जी, 5/80, एक्सफोर्ज, वेल-एम, VL, वेल-एम, इन नॉर्मल से ये दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। A+D, AC इनहिबिटर प्लस डायूरेटिक्स, इजी डे था तो को इजी डे दे दें, को इजी डे 10/12
12.5, ठीक है, 100/12.5। ये कोई कोई नहीं। GD में क्या क्या आ जाएगा? इसमें लसार्टन होती है, साथ हाइड्रोक्लोरोथायजाइड होती है, ठीक है। अगर उससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर A+C+D पे चले जाएं। A+C+D कौन सी दवाई है? कोएक्सटोर। जी कोएक्सटोर ये 5/80/12.5 या 10/160/12.5। 10 इसमें एम्लोडिपिन है, 160 इसमें वेलसार्टन है और 12.5 इसमें डायूरेटिक है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है। समझ लगी? लोडिपिन और ये हाइड्रोक्लोरोथायजाइड हो गया। ठीक सिंपल है। अल्सर्टेन, ठीक है। अभी सिर्फ बतौर हाउस ऑफिसर जो है जनरल डॉक्टर थोड़ी दवाई याद करें। आपने देखा होगा कि आपने प्रोफेसर्स में सीनियर डॉक्टर्स में वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता दवाइयाँ लिखने के अंदर। बस वो और वो ब्रांड वही 25-30 दवाइयाँ होती हैं जो सारी उम्र वो आप वही लिखते रहते हैं ऑलमोस्ट। आपने ये नोट किया होगा, बहुत सारे लोग अपनी दवाइयाँ रिपीट करते रहते हैं, दवाइयाँ रिपीट होती भी रहती हैं। तो वही ब्लड प्रेशर है, वही शुगर है, वही सारा चीज़ें आनी हैं। अच्छा जी, फिर आते हैं हम लोग क्या था कि स्पेशल सिचुएशंस लाइक पेशेंट को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन के साथ क्या है उसको BPH है, तो कौन सी दवाई देंगे? अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है, जो उसका BPH को मैनेज करेंगी। तो इसमें प्रेजोसिन है, प्रेजोसिन मिनी प्रेस के नाम से आती है, ठीक है। ये अल्फा ब्लॉकर्स और कहाँ यूज़ होते हैं? पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, ठीक है, हाइपरटेंशन है और CKD है, तो अल्फा ब्लॉकर्स CCBs। अब इन पेशेंट के अंदर इन पेशेंट्स के अंदर AC इनहिबिटर्स आर कंट्राइंडिकेटेड। जिसमें CKD जो भी जिनको CKD होगा, CKD है। जिनको CKD है उनको AC इनहिबिटर्स नहीं दे सकेंगे हम लोग, AC इनहिबिटर्स और ARBs हम नहीं देंगे। ठीक है। ARBs और AC इनहिबिटर्स नहीं दे सकेंगे हम पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। हम CCB देंगे, अल्फा ब्लॉकर दे सकते हैं, डायूरेटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हाइपरटेंशन विद BPH हो गया, हाइपरटेंशन विद CKD हो गया, हाइपरटेंशन विद स्ट्रोक। एक तो स्ट्रोक उसको हो सकता है ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ हो, तो पहले वाली दवाई उसकी जारी रखनी है, अगर नई शुरू करवानी है तो उसको फिर पेरेंडोपिल शुरू करवा दें, ठीक है। पेरेंडोपिल आती है कोवर्सल के नाम से, VERSYL, कोवर्सल 4 mg 8 mg, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर है साथ एस्थमा है तो कौन सी दवाई देंगे? इसमें हम AS दे सकते हैं? इसमें हम लोग AC इनहिबिटर अवॉइड करेंगे। AC इनहिबिटर्स ये वो पहले ही कफ करा और बीटा ब्लॉकर्स आर blockers तो कंट्राइंडिकेटेड हैं, नहीं है। ये दो दवाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली बीटा ब्लॉकर्स। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर ना पल्सोक्सिन सर, वो पेशेंट है वो थोड़ा सिक है तो उसको थर्ड बेड वाला मैं आपको दे जाती हूँ। इसकी हमें लगी ना, ब्लड प्रेशर है, एस्थमा है, एस्थमा के में क्या चीज़ कंट्राइंडिकेटेड है? बीटा ब्लॉकर्स आर कंट्राइंडिकेटेड, बीटा ब्लॉकर्स आर कंट्राइंडिकेटेड। तो आपने जब भी बीटा ब्लॉकर्स दिखने हैं पेशेंट से एस्थमा की हिस्ट्री लेनी है, उसका चेस्ट ऑस्कल्टेट करनी है। हमारे टीचर ने इसको याद करने का हमें तरीका बताया था कि आपने किसी पेशेंट को एस्थमा के पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स दिख दिया ना, तो आपने उसकी डेथ वारंट पे साइन कर दिया, ठीक है। तो आपने हमेशा जब भी बीटा ब्लॉकर्स दिखते हैं तो उस पेशेंट से पूछते हैं आपको दमा तो नहीं, अब उसकी चेस्ट सुने, ऑस्कल्टेट करें, ठीक है। अच्छा जी, ये स्पेशल सिचुएशन हो गई। ब्लॉकर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें देते हैं या नहीं? हाँ, एस्थमा का पेशेंट को CCBs देंगे, Yes. उसको अल्फा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, उसको डायूरेटिक्स दे सकते हैं, बाकी सारी दवाइयाँ दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है और साथ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है तो कौन सी दवाई देंगे? हाइपरटेंशन और साथ में हाइपरटेंशन प्लस इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, बीटा ब्लॉकर्स, AC इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स और AC इनहिबिटर्स / ARBs, ठीक है। ब्लड प्रेशर है प्लस पेशेंट को कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, कौन सी दवाई देंगे? डायूरेटिक्स शाबाश, डायूरेटिक्स देंगे, उसको AC इनहिबिटर्स देंगे, उसको डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स का नाम आते हैं फ्यूरासिमाइड Lasix, के नाम से आ रहे हैं। स्पाइनोलेक्टोन, Yes. हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, स्पाइरोमाइड अक्सर
ठीक है। अभी इस सारी को दोहराओगे ना, एक दफ़ा बैठ कर सुनोगे, इसको लिखना आपने, इसको लिखिएगा, लिखने से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। हाइपरटेंशन विद CCF हो गया, हाइपरटेंशन विद इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो गया, और हाइपरटेंशन अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, साथ हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया है पेशेंट को, फिर कौन सी दवाई फर्स्ट लाइन होगी? AC इनहिबिटर्स। अब आप लोगों ने नोट किया, AC इनहिबिटर्स हर जगह पे ऑलमोस्ट आप दे सकते हैं। एक्सेप्ट एस्थमा हमने हर एक में लिए। ठीक है। AC इनहिबिटर्स हर जगह, इसलिए AC इनहिबिटर सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है। AC और ARBs वही हैं जो ACE हैं, सवाई कि वो ब्रेडिकाइनिन को तो का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है दरमियान में। ठीक है। होगा आपका जो रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है ना, कि वो बॉडी की ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में, बॉडी की फ्लूइड मैनेजमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोडियम मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो उसको ये जाके इनहिबिट करता है। प्रोटीन यूरिया की फर्स्ट लाइन ये आपको बहुत ज़्यादा कॉमनली MCQ भी आता है। पेशेंट को प्रोटीन यूरिया है, साथ उसको ब्लड प्रेशर रेज है, कौन सी दवाई देंगे? AC इनहिबिटर्स। ठीक है। जब भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर के ऊपर दवाई आप डाल के भेज देते हैं ना, उसकी काउंसलिंग करें लास्ट में, उसे ये कहें कि आपको ब्लड प्रेशर है, आप बेहतर है कि ब्लड प्रेशर के बारे में खुद भी कुछ पढ़ें। ठीक है। ब्लड प्रेशर एक ऐसा मसला है जो साथ रहने वाला है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो आप ब्लड प्रेशर की दवाई लाजमी खाएं। अगर आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर की दवाई खाने से आपको ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो आप जो है वो दवाई कम कर दें, आधी गोली खा लें, लेकिन लें ज़रूर। ठीक है। जो फिर डॉक्टर से आके मिलें। ठीक है। अगर आप नज़र का मसला हो रहा है, किसी की वीकनेस हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, तो फ़ौरन हॉस्पिटल आएँ। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।